मराठाओं और ब्राह्मणों के बीच सत्ता हासिल करने की तनातनी का इतिहास महाराष्ट्र की राजनीति और सामाजिक ढांचे में लंबे समय से देखा जाता है। ये कोई आज की लड़ाई नहीं है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें मैं आज अपने इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो नमस्कार साथियों, जय परशुराम, जय हो विजय हो ब्राह्मण समाज की। और स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रह्म टीवी पर। यह चैनल सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के ऐतिहासिक और वर्तमान के ऐसे कार्यों को याद दिलाने और बतलाने के लिए बनाया गया है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। आप सबको पता ही होगा कि मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, जो कि मराठा क्षत्रिय समुदाय से थे। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के कुछ दशकों के बाद मराठा छत्रपति के अधीन काम करने वाले ब्राह्मण पेशवाओं ने सत्ता पर अपना दबदबा कायम कर लिया और छत्रपति से भी अधिक शक्तिशाली बनकर उभरे। जब पेशवा शासन के दौरान ब्राह्मण समुदाय का प्रभुत्व बढ़ा तो फिर मराठा योद्धाओं और सरदारों में यह असंतोष पैदा हुआ कि प्रशासनिक शक्ति तो ब्राह्मणों के हाथ में है, जबकि लड़ाई का भार तो मराठाओं पर है। साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए पेशवाओं ने मराठा सेनापतियों जैसे धार के पेशवाओं, ग्वालियर के सिंधियाओं, नागपुर के भोसलों को आधी स्वाधीनता दे दी। इस दौर के सबसे असाधारण ब्राह्मण राजनीतिज्ञ नाना फडणवीस थे, जो पेशवा प्रशासन में पेशकार के पद से तरक्की करते हुए मंत्री बने थे। आगे हम कुछ और उदाहरण देखते हैं जिसमें नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का, जो कि ब्राह्मण समाज के अगुआ थे, और छत्रपति शाहूजी महाराज मराठा समाज के। लेकिन इन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा वैचारिक मतभेद थे। शाहूजी महाराज ने सामाजिक न्याय और निचली जातियों के उत्थान की वकालत की, उन्होंने आरक्षण का समर्थन किया, जबकि तिलक ब्राह्मण नेतृत्व के पक्षधर थे और पारंपरिक सामाजिक ढांचे को बनाए रखने की बात करते थे। आप इस कालखंड के सभी उदाहरण में देखेंगे कि ऐसे बहुत से नेता हुए जो ब्राह्मणों का विरोध कर रहे थे, लेकिन वहीं हम ब्राह्मण सामाजिक न्याय की लड़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ रहे थे। महाराष्ट्र का वर्तमान स्वरूप जो दिखाई दे रहा है वो ब्राह्मणों की ही देन है। आगे और उदाहरण देता हूँ, जैसे ज्योतिबा फुले, जो पिछड़ी जाति के समाज सुधारक और मराठा समुदाय से जुड़े थे, उन्होंने भी ब्राह्मण वर्चस्व को चुनौती दी। आप देख रहे होंगे कि जिन जिन महापुरुषों ने ब्राह्मणों का विरोध किया, हमने उनका भी स्वागत किया और सभी जातियों का सम्मान भी किया। यही वजह है कि उस दौर से चली आ रही हमारी बादशाहत आज भी कायम है। महादेव गोविंद रानडे को देख लीजिए, जो कि ब्राह्मण नेता और समाज सुधारक थे, जिनका मतभेद जाति अधिकार और सामाजिक सुधार को लेकर शाहूजी महाराज से था, जो कि मराठा शासक थे। महाराष्ट्र में वर्तमान समय में जब हम देखते हैं कि कैसे एक नेता अपनी पार्टी को लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया, पिछले 11 सालों में प्रदेश की राजनीति में उनका सामना राज्य की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार और हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे की विरासत से थी, पर उनके कदम जरा भी पीछे नहीं हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की। आप सबको पता ही है कि पिछली बार देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाना मराठा नेताओं को रास नहीं आया था। मराठा समुदाय ने सत्ता में अपनी हिस्सेदारी को कम होते देखा और शिवसेना, एनसीपी जैसे मराठा नेतृत्व वाले दलों ने इस असंतोष को हवा दे दी। इसके बाद मराठा आरक्षण आंदोलन ने इस संघर्ष को और भी बढ़ा दिया। बीजेपी ने मराठा वोटों को साधने के लिए फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया। ये डिसीजन मराठा और ब्राह्मण समुदाय के बीच सत्ता संतुलन को दर्शाता है। लेकिन 2024 के चुनाव में फडणवीस ने आरएसएस के साथ मिलकर हिंदुत्व को एक प्रमुख मुद्दा बनाया, जिससे बीजेपी को अकेले दम पर 132 सीटें मिली। यह दिखाता है कि मराठा और ब्राह्मणों के बीच राजनीतिक टकराव के बावजूद ब्राह्मण नेतृत्व ने विचारधारा और संगठन की ताकत से खुद को प्रासंगिक बनाए रखा। इन सब लड़ाइयों के बीच 2024 में देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है। वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश में अब कुल 4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, और उनमें से 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि बीजेपी में हैं। देवेंद्र फडणवीस के बाद बाकी 3 में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा और ब्राह्मण समुदाय के बीच सत्ता संघर्ष कोई नई बात नहीं है।
यह संघर्ष सत्ता, वर्चस्व और विचारधाराओं के बीच संतुलन साधने का एक प्रयास रहा है, जिसने राज्य की राजनीति और सामाजिक ढांचे को लंबे समय तक प्रभावित किया है। हमें इस इतिहास से सबक लेकर एकता और समृद्धि की ओर बढ़ना चाहिए। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे साथ इस तरह के और भी दिलचस्प टॉपिक से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपके विचार हमारे लिए बेहद खास हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें और दिन दूनी रात चौगुनी गति के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय परशुराम, जय हो, विजय हो ब्राह्मण समाज की।